बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज के दिन की बात की जाए, कल के दिन जो एक बड़ा तूफ़ान आया था जिसने अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेरा, अपोजिशन की प्लानिंग को किसी हद तक नाकाम किया, आज के दिन आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को क्या हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही रात को हमसे मिलने आए, हमसे उन्होंने मुबारकबाद वसूल की और सुबह जाके वो हुकूमत के धड़े में बैठ गए। हमें समझ नहीं आई हमारे साथ हुआ क्या है। अंदरूनी बातें ये भी बताती हैं, इतलात ये बताती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़गी का भी इजहार किया है, गिले शिकवे भी पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने फैसला जल्द नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये समरात देखने में मिल रहे हैं कि हमने वो लोग जो अपनी तरफ कर लिए थे वो अब हुकूमती धारे में फिर से शामिल हो रहे हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली को एक मुरासला भिजवाया जिसमें यह लिखा गया है कि कोई भी रुकने कौमी असम्बली जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो वो असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेगा। अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर आर्टिकल 63A का नफाज होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर आला बनने की तगोदो है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी उन्हें यकीन दहानी करवा चुके हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये राय रखते हैं कि वज़ीर आला जो पंजाब में बनेगा वो हमारी मर्जी से बनेगा। वो ये कहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से अगर वो वज़ीर आला बनते तो बन सकते थे, अब उन्होंने अपनी मर्जी की है तो वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब इसी बात को लेके आगे बढ़ाते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या वफाक में तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद पंजाब में तहरीक अदम एतमाद, अब पंजाब में तब्दीली को देखते हुए वफाक में अपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ रही है या कोई हल्के फुल्के गिले शिकवे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज की जो सियासी गुफ्तगू मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चली, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, शाहिद खान अब्बासी साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, जिन ने जहाँ जहाँ पे भी जो गुफ्तगू की, ये सब कुछ एक मदारी की तरह तमाशा था। किसी भी शख्स ने किसी भी जगह पर हक़ाइक़ को बयान नहीं किया। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, चाहे कोई इत्तेहादी है, चाहे अपोजिशन के अंदर अपोजिशन है, चाहे कोई और है, सब एक दूसरे के साथ खेले। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आसिफ अली जरदारी साहब के इल्म में ये बात थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बाकायदा हुकूमती उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। अच्छा। और ये बात ना सिर्फ उनके नोटिस में थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो ये चाहते भी थे। देखिए, आसिफ अली जरदारी किसी सूरत नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून मजबूत हो, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो पोजीशन हो कि आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा टफ टाइम पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून दे। भाई, वो अगर पंजाब से सिंध के बाद जीतते हैं तो वज़ीर आज़म उनका आता है। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने नहीं आए, उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या उनके उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अंदर से हैं। वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों। नए इंतखाबात के नतीजे, नए इंतखाबात बात से भी ये जो मैंने तो आगे भी कहा कि जरदारी साहब जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो ज़हनी तौर पर 6 माह के लिए, साल के लिए वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, इनको अपोजिशन से ज़्यादा टफ टाइम अगर ये अदम एतमाद में बन जाते हैं और बाकी मामलात में सारा कुछ जो है सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करेंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी सब करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ यासर, अगर तो हम वफाक में अदम एतमाद का मामला देखें तो वफाक के अंदर हुकूमती जीत उसी सूरत में है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूँ कि अगर अदालत की तरफ से 63A के हवाले से कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि मुनहरफ MNA जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते अपनी पार्टी के खिलाफ, या फिर अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो उनका वोट शुमार नहीं होता, या फिर सारा मामला अदालत आलिया जो है वो भेज देती है जी, पार्लियामेंट खुद फैसला करे, यानी स्पीकर को इख्तियार दे दिया जाता है। इस सिमन में तो इमरान खान के खिलाफ, कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और उसमें अपोजिशन के अंदर भी कुछ लोग अपनी अपनी जगह किरदार अदा करेंगे। सादक संजरानी साहब बहुत एक्टिव हो चुके हैं, बाप के
जितने वोट बाप गिनता है कि उनके पास हैं, ज़हन में रखिएगा उतने ही वोट, शायद उससे एक वोट ज़्यादा जो है वो हुकूमत को मिल जाए। ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में आपको ये सोर्सेस ये बताते हैं कि बाप की जो 3 वोट हैं वो हुकूमत को पड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 5 में से ये इसके इम्कानात ज़्यादा हैं और इसका इजहार भी उनकी तरफ से बाकायदा हो चुका है। और मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट है कि एक मीटिंग इस वक्त जारी है और उस मीटिंग में ये मामला तय हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, MQM जो है MQM कल शाम 8 बजे तक, 8 से 10 बजे तक अपना फैसला दे दी। आप ये देखें कि ऐसे वक्त में कि जब इत्तेहादियों को साथ जोड़ना था, वो इत्तेहादियों को किसी हद तक साथ जोड़ तो लिया, अपनी पार्टी तो मजबूत कर ली है PTI ने, लेकिन इत्तेहादियों में जोड़ तोड़ देखने में आ रहा है, इत्तेहादी टूट रहे हैं, वो बाप हो वो PMLQ। इसकी क्या वजह? देखिए PMLQ जो है, जहाँ तक तारिक बशीर चीमा साहब का सिर्फ एक वोट है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब भी जो हैं वो वोट कास्ट करने नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। चौधरी बरादरान आज वैसे उन्होंने खुला ढुला ये कहा है पार्लियामेंट लॉजिस्ट की राहदारियों में, उन्होंने कहा है कि मैं PMLQ में हूं, मैंने PMLQ से बगावत नहीं की, लेकिन वोट जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में डालूंगा। बात यह है कि अभी 3 तारीख में काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी 3 अप्रैल में काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी वोटिंग में काफ़ी दिन पड़े हैं। अगर वोटिंग से पहले कोई ऐसा मामला हो जाता है, वोटिंग से पहले अभी कई मरहले आने हैं, अचानक एक दिन ऐसा लगना है कि कप्तान बिल्कुल नीचे गिर गया, अचानक हो सकता है फिर ऐसा सूरत हाल बन जाए कि कप्तान फिर खड़ा हो गया। भाई हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, स्टॉक एक्सचेंज वाला हिसाब है, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज वाला हिसाब है। ये जो आज एक लेटर की पैगाम रसानी की बातें शुरू हो गई हैं ना, आप ज़हन में रखिएगा अगले 4 से 5 दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऐसे दिन होंगे जिसमें ना अपोजिशन को पता होगा हम जीत रहे हैं, ना हुकूमत को पता होगा हम जीत रहे हैं। देखिए हुकूमत की तरफ से एक बात ज़हन में रखिएगा, हुकूमत की तरफ से 26 लोग हैं या सर 26 लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनका तादाद बढ़ गई। जी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये 26 लोग हैं। अब उन 26 में से कुछ ने तो इकरार कर लिया, सामने आ गए, कुछ फैसले के इंतजार में है। अब अगर फैसला आ जाता है वोटिंग से पहले, तो मैं बता रहा हूँ कि सारी गेम इस फैसले पे, इस फैसले में क्या होता है ये आपको नजर आ जाएगा, जो अदालत बेहतर समझेगी। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन 3 ऑप्शंस पे भी फैसला आता है तो फिर भी हुकूमत के हक में है, ये हुकूमत को एज जाता है। देखें अगर ये हो जाता है कि जी कोई बात नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई मामला नहीं, चलने दें ऐसे, अगर 1% हो जाता है तो फिर ख़रीदो फरोख्त का बाजार तो किसी तरफ से भी गर्म हो सकता है ना, अचानक सारा कुछ हो सकता है, सारे मामला तो हो सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी जगह पर बैठ के बहुत सा काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यासर ये चलती रहेंगी। अगर आप ये समझें कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आने वाले दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं। जहाँ तक उसके बाद वफाक का देखें, राणा साहब एक सवाल MQM के बारे में, एक सवाल आप ये देखें कि अब तक 2 इत्तेहादी जमातें ऐसी हैं, बाकी जो आज़ाद हैं उनको तो छोड़ देना, JWP के जो बुगटी साहब हैं उनको भी अलहदा कर दें और असलम भूतानी साहब को भी अलहदा कर दें। 2 इत्तेहादी जमातें, उन्होंने फैसला किया और दोनों बटी हुई दिखाई दी। MQM क्या जो फैसला करेगी वो बटा हुआ होगा? हो सकता है, इसके चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा हो कि 3 कहे हम जाएंगे, 3-4 कहे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ मुस्लिम लीग काफ ने अपनी अना के लिए, अपनी जंग को जीतने के लिए मुस्लिम लीग काफ को भी पता है कि हमने कहाँ पर क्या करना है। आप जहन में रखिएगा, ये तो नहीं होगा कोई बुरखा पहन के जा रहा वोट डालने, ये तो नहीं होगा कोई ऐसे जा रहा है कि किसी को नजर नहीं आ रहा, ये सारा कुछ होगा। या सब देख रहे हैं, अभी 3 तारीख में काफ़ी दिन है, इन दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर बहुत सी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बहुत सी जगह पे बहुत सी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अना की जंग भी लड़ेंगे इसमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने जा रहा है। और एक ज़हन में रखिएगा, अगर कोई एक बड़ा सियासी धमाका चले, आप पूछते हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको, 3 तारीख से पहले एक बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। वो क्या होगा? बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, किस तरफ से? ये हुकूमत की तरफ से। अच्छा हो सकता है वोटिंग ही ना हो सकता है वोटिंग ही ना हो। नहीं होगी कि अगर तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की बात ले ली जाए, अगर कोई इस्तीफा दे दे वज़ीर आज़म, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, हाँ जी, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, अगर अदम एतमाद, देखें मैं तो आपको 3 चीज़ें कह रहा हूँ। अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, अगर असफ अली ज़रदारी साहब अचानक नाराज़ हो जाएं
और नाराज़ होकर कहते जनाब नहीं ये मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर रही। अच्छा चले छोड़े, राना साहब ये बताएं, क्या ऐसी बात, आप एक तरफ कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की चलाई हुई ये गेम है, वो ये चाहते थे कि नून लीग का मुकाबला चौधरी परवेज़ इलाही करें, अगर तो उनकी चलाई हुई गेम है तो बात ठीक है, क्या फिर ये जो नाराज़गी की बातें चल रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है? फिर कोई सदाकत नहीं है, किसी एक ये बनावटी है फिर? ओ भाई बनावटी भी हैं, बात यह है कि सबने सियासत तो करनी है ना। अब आज उन्होंने जो बात की है कि क्या मुस्लिम लीग नून, जो एक मैंने चैनल पे देखा कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है इस पे मुझे कुछ संजीदा नज़र नहीं आ रही। वही ज़राई है ना, ज़राई वो बाकायदा बयान तो नहीं ना दिया उन्होंने, ज़राई से ही चल रहे, उसकी तरदीद तो नहीं आई। नहीं, अगर एक चीज़ चैनल पे चलती है और वो ज़राए से होती है और उसकी तरदीद नहीं आती तो इसका मतलब है ना कुछ ना कुछ तो है ना। तो भाई ऐसा ही होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चलने दें, 3 से 4 से 5 दिन चलने दें। आप क्या समझते हैं अगर बुज़दार साहब पंजाब से ख़त्म हो गए हैं तो वो उसके बाद वज़ारत वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमज़ा शहबाज को बनाना है? मुझे बता देना। अगर वो कहते हैं अब्दुल अलीम ख़ान को हम लेके आ रहे हैं तो भाई अब्दुल अलीम ख़ान पे भी वही कानून लागू होगा ना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कोई और कानून तो नहीं होगा, फिर सब पे होगा ना। इसलिए बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से मैं आपको बता दूं, पंजाब में उनका नेटवर्क, उनकी हमायत, उनके लोग आपकी मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम लीग नून जो है उसको 2 महाज़ों पे लड़ाई कभी ज़िंदगी में नहीं जीती। एक महाज पे वो लड़ाई जीत सकती है, 2 महाज़ों पे नहीं जीत सकती। उसके बाद मुझे एक बात, मैं फिर वही मेरा एक सवाल है, अगर अब आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है उसके हवाले पंजाब, उसके हवाले वफाक, ये किसको सूट करेगा? क्या ये आसिफ अली जरदारी को सूट करेगा? करता है। किस तरह करता है सूट? चले बताइए। अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि ये जो इंटरम सेटअप है ये बहुत मुश्किल सेटअप है और इसमें हम वो माशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं रख सकते जिसकी हम बातें कर रहे हैं अवाम में, तो ये तो फिर सूट करता ही है ना पीपल्स पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं करता। निगरान सेटअप भी हमेशा फिर वही बनाते हैं जो हुकूमत में होते हैं। फिर बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत से मामला, बहुत से बजट, बहुत से तरक्याती काम, बहुत सी स्कीमें, बहुत सी आप ये समझते हैं कि हमारे इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम इतना है कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो बेहतरी के फैसले कर सकती है, उसके पास इतना वैक्यूम होगा? हमारी कौम जो है ना, आपके एक सेन में रखिएगा, बहुत से लोग बहुत से कर्जे लेने के आदी हैं और अब हमारी अवाम ने कभी ये नहीं सोचा कि किसने कितना कर्जा लेके हम फिर हमें कितना मकरूज कर दिया। क्या ये आज तक आपने सुना किसी से? कोई नहीं सोचता। वो कहते हैं यार फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल गई, बस यही ठीक है, फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल गई, यही ठीक है। ये नहीं सोचा कि इसके बाद हमें क्या भुगतना पड़ेगा। तो लाजमी बात है जो आ रहे हैं ना वो किसी और मामले के लिए आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, आपने गौर किया है कि जब से तहरीक अदम एतमाद आई है मार्केट में ये अशिया की प्राइसेस में कुछ फ़र्क देखा है आपने? जब से आई है अदम एतमाद की तहरीक आई है, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया सर। मार्केटों से पैसा गायब हो गया है। मार्केटों में जो पैसा होता था वो ख़त्म हो गया है। मार्केटों में जो लोग पैसा लेकर रोज़ाना कारोबार करते हैं उन्होंने पैसा रोक लिया है। आपकी प्रॉपर्टी जो बड़ी मुफ्त था उसमें वो ख़त्म हो गया, रुक गया वहाँ पे। ये उस वक्त तक कभी भी कोई कारोबारी शख्स जो है वो उस वक्त तक पैसा नहीं निकालता जब तक उसे यकीन ना हो कि आगे कौन आ रहा है, किस तरह हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सियासी खबर बड़ी दे देता हूँ। खुफिया राय शुमारी हुई, अगर मुकाबले में मुतहिदा अपोजिशन ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के वोटों में से ज़्यादा वोट चौधरी परवेज़ इलाही को पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून से वोट चौधरी परवेज़ इलाही को पड़ेंगे। बहुत से लोग शायद कमिटमेंट किसी और जगह करके आए हो लेकिन वोट देंगे। आप वोटिंग वाले दिन हम बैठे होंगे तो आप ज़रा वोटों की तादाद गिन लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जरदारी सब पे बारी नहीं लेने देगा शहबाज को बारी। चले इस पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से परवेज़ इलाही तो हो गए माइनस, नया उम्मीदवार कौन सा हो सकता है? कोई नाम तो होंगे ना, कोई 2-3 नाम तो होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं लोग वो कह रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में हमज़ा शहबाज को लड़ाया जाए। सही। उनका कहना है कि हमज़ा शहबाज के आने से हम अपना वोट बैंक जो है उसे कंट्रोल कर सकें। ठीक। दूसरा जो है वो कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब से किसी को लें। अच्छा, उसमें उस लोगारी साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, उनको भी नहीं माना जा रहा। तीसरी आ रहा है जी अलीम खान का नाम चल रहा है, अब्दुल अलीम खान का। अब्दुल अलीम खान साहब उस वक्त तक उम्मीदवार नहीं बन सकते जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये नहीं आता। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो कोई शख्स भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा।
और फिर मुस्लिम लीग नून क्यों तहरीक इंसाफ के एक शख्स को वोट देगी? एक वो कहते हैं जी क्या हमारे साथ जो लोग हैं, बातें तो ये भी चल रही हैं कि अलीम खान साहब शायद नून लीग में शमूलियत इख्तियार भाई नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, सारा कुछ होगा, तो जो नून लीग के पहले बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? और वो जाके किसको कहेंगे? देखें ख्वाजा सलमान रफ़ीक बैठे हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार बन सकते हैं। चले आपने नाम पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है, अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर से कोई उम्मीदवार दिया जाता है तो उसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम आएगा। अगर उसके अलावा हमजा शहबाज जो हैं वो इस मामले में तैयार बैठे हैं। सही। हमजा शहबाज के बाद अगर आप वो जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या जवेद लतीफ़ कह रहे हैं, जवेद लतीफ़ की तो बात आप ज़हन में रखिएगा, उस पर बात उसको तो छोड़ देना। जवेद लतीफ़ कह रहे हैं जी अब्दुल अलीम खान हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहले तो ये देखना होगा, पहले ये देखना होगा। समअप हो चुकी है हमारी तरफ से ये बात। अब देखते हैं कि अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या सोच रही है। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन ने ख्वाब सजाए थे, अपोजिशन ने तैयारी पूरी की थी, नंबर्स गेम पूरे हो चुके थे, वादे दावे यकीन दहानियां सब कुछ हो चुका था, लेकिन उन्हीं वादे दावों और यकीन दहानियों के बीच में वज़ीर आला पंजाब ने मुस्ताफ़ी होने का जब फैसला किया, अपना इस्तीफ़ा भिजवाया और वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सामने आया, तो पंजाब के साथ साथ जो अपोजिशन की कश्ती है वो विफाक में भी डोलती हुई दिखाई देने लगी है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किसी न किसी तरफ से अपोजिशन के साथ इत्तेहाद के बयानात वो अपोजिशन को फिर से तकवीयत देते हैं। अपोजिशन की अभी तक नंबर्स गेम क्या है, अपोजिशन ने अगली समत का तयन क्या किया हुआ है, टारगेट क्या सेट किया है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, अगर 2 दिन पहले जाएं अपोजिशन बड़ी मजबूत थी, वज़ीर आज़म बड़ा जलसा करने के बाद भी अपोजिशन मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो पत्ता खेला है पंजाब का, उसके बाद अब ये जो मुतफर्रिक बयानात आना शुरू हो गए हैं, रात को यकीन दहानी आपको, सुबह जाके हुकूमत के साथ, क्या गारंटी है कि वो जिन्होंने एक आध दिन पहले आपको गारंटी दी है आपके साथ देने की, वो हुकूमत की तरफ नहीं चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, ये तो देखिए ना, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो हर कोई अपना अपना ज़ोर लगा रहा है, दोनों साइडें अपना अपना कोशिश पूरी कर रहे हैं। और जो सरकारी पार्टी है यानी PTI है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लिया है। पहले तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने कन्वीन करना था 21 तारीख़ तक के लिए इजलास कन्वीन करना था, लेकिन उसको 25 तक ले गए। अब फिर उसको कह रहे हैं कि हम कोई 3 या 4 तारीख को वोटिंग कराएंगे। तो वो कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेके, ताकि लोगों को जो ज़्यादा ऑफ़र्स करे उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। देखिए ना, हमारे जो नंबर हैं वो हमने शो किए, पहले 159 थे और फिर कल के इजलास में 161 हुए, और उसके बाद 4 बाप के और BAP के और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो गए। तो हमारे ये तो बग़ैर किसी LI के या बग़ैर PTI के किसी मेंबर के तोड़े हुए 167 तक तो हमारी ऑलरेडी पोजीशन, या 166 तक हम शो कर चुके हैं ना, ये तो सामने आ गए। अब MQM के ऊपर है, और जो हैं उनके अपने जो वोट हैं जो उनसे मुनहरफ हुए हैं, वो सारे वोट हैं। तो ये एक बिल्कुल हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। हम तो पूरी तवक्को कर रहे हैं कि ये खेल अब ख़त्म हो गया है, और जल्द से जल्द जब वोटिंग कराने की हम कह रहे हैं, वो अगर उनके पास नंबर होते ना तो वो पहले करवा लेते, आखिरी डेट तक नहीं जाते। उन्होंने 15 दिन पहले इस्तेमाल किए, 3 दिन और लिए, 7 दिन और। कैसर साहब, आपकी बात दुरुस्त है, तो शेख साहब आप जो कह रहे हैं दुरुस्त बात है। मुझे ये बता दें, आपके मामला तय हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे बड़ी नामवर शख्सियात वहाँ गई, जाके मामला तय काफ लीग से कर लिए, तो फिर बात कहाँ पे रह गई? देखिए, ये तो अब काफ लीग ये अभी भी देखिए, आसिफ जरदारी साहब फिर दोबारा उनको मिलने गए हैं, शोई शुजात साहब को। तो रोज़ आप देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ हो रही हैं। उन्हीं के अपने मिनिस्टर जो है, चीमा साहब जो है, वो हट गए हैं उन्हीं से, जो ख़ास चौधरियों के उनकी पार्टी का हिस्सा है।
तो रोज़ ये तब्दीली हो रही है, ये आखिरी वक्त तक ये मामला चलता रहेगा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है। और मैं जरदारी साहब की बात को इंडोर्स करता हूं कि उन्होंने ये कहा है मीटिंग में हमारी कंबाइंड अपोजिशन की कि मैं पक्का हाथ डालता हूं और मेरे हाथ जो हैं, जो मैंने ये काम शेख साहब इत्तला तो ये थी कि जरदारी साहब ने पक्का हाथ डाला हुआ है, लेकिन वो जो पक्का हाथ था उसमें जो ढील आई है वो आप लोगों की वजह से आई है। बातें तो ये गर्दिश कर रही हैं, उन्होंने वजारत आला के लिए उन्हें ऑफर की थी, लेकिन आपके जितने भी वफ्द गए उन्होंने वजारत आला की कोई बात ही नहीं की, इसलिए वो तजब्जुब का शिकार हुए और हुकूमत के साथ जाके बैठ गए। लेकिन जिस दिन 4 वोट अगर काफ लीग के उनके 5 वोट हैं, एक तो उनके मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया और कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, तो 4 वोट अगर उधर गए तो 4 वोट बाप के उसी दिन बीएपी के, और एक उनके पहले ही बुगटी साहब 5 के 5 हमारे यहाँ वो पहले ही शामिल हो चुके हैं, तो वो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर बाप से भी 3 वोट या 2 वोट निकल गए तो इस शेख साहब अगर बाप से ही 2 या 3 वोट और फिर दोबारा वापस, तो रोज़ का प्रोग्रेस है। मैं देखिए जी, ये देखिए तो कुछ भी हो रहा है, मैं कोई वसूख, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस कंबाइंड अपोजिशन को, और मैं एमक्यूएम के बारे में बड़ा होपफुल हूं। अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या है जो अपोजिशन ऑफर कर सकती है, हुकूमत ऑफर नहीं कर सकती? वजारत आला की पेशकश आपने की, हुकूमत ने की, गेम पलट गई। अब एमक्यूएम को गवर्नर की ऑफर की जा रही है, गवर्नरशिप की ऑफर अगर हुकूमत कर जाती है गेम पलट जाएगी। बीएपी को जो आपने यकीन दहानियां करवाई हैं वो हुकूमत देती है, पलट जाएगी। तो फिर आप पक्का हाथ किस तरीके से डालेंगे? मेरी आज भी बात हुई है जी एमक्यूएम से, मेरे वो तल्लक वाले हैं, मेरी आज भी बात, उन्होंने कहा जी हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए कि हमारे जो लोग आज तक मिल नहीं रहे, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, ये 2 चीजें हैं, एक उनके दफातर को ले जाएं जो लोग नहीं मिल रहे वो, और मर्दमशुमारी यही है ना, अगर आप उन्हें दे देंगे ये चीजें, जी 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 ये बिल्कुल आप उन्हें ये चीज़ें दे लेंगे जी। हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो बिल्कुल वादा करेंगे। बात देखिए, ये तो अब बार्गेन हो रही है और बातचीत हो रही है, तो ज़रूर शेख साहब आप समझते हैं कि कोई भी आने वाली हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि ये काम कर सके? देखिए, एक सेंसस का फेयर होना तो ये कोई भी हुकूमत कोई भी है उसको करना चाहिए। कराची की आबादी उनका क्लेम है कि ज़्यादा है और कम गिनी गई है, तो ये तो मैं खुद कराची रहता हूँ, मैं इस बात को फुली सपोर्ट करता हूँ कि सेंसस, और अगर कोई गुम हुए हैं लोग तो मुल्क का, देखिए किसी भी मुल्क ममलकत में, सल्तनत में कोई भी ये नहीं चाहेगी कि वो उनके बाशिंदे, उनके लोग, उनके शहरी, बात वही है माजी की रकाबतें देखते हुए जितनी भी इत्तेहादी जमाते हैं ना, गालिब का शेर याद आता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। इत्तेहादी कोई एक भी एतबार कर जाता पहले से तो बात यहां तक पहुंचती ना। नहीं देखिए ना, इत्तेहादी भी उन्होंने वो भी इलेक्ट होके आए। जब कोई 155 सीटें लेने वाली पीटीआई हुकूमत बनाती है तो इत्तेहादियों के साथ मिल के बना रही है, तो उनका भी राइट है, उनसे पूछा ही नहीं जाता ना उनसे इस दौरान 3.5 साल में क्या किया गया। कराची से 14 सीटें पीटीआई ने ली। कराची के लिए मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी का सदर रहा और एक्टिव हूँ वहाँ के कारोबारी लोगों से, ताजरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो हमारे लिए क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया। हमें तो बहुत लोगों को, कराची के लोगों को तवक्कुआत थी कि भारी मैंडेट उनको मिला, 14 सीटें उन्होंने ली। तो आखिर एमक्यूएम को वो महसूस करते हैं कि हमें दीवार से लगाया गया, और अभी हम अपने जो भी हमें मौका मिला है तो हम अपनी मुतालबात को और अपने डिमांड्स को और कराची के लोगों का जो हक है, इससे आगे चलते हैं, एमक्यूएम से भी आगे निकलते हैं कि अगर आपके वज़ीर आज़म बन जाते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जी, तो पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार कौन होंगे? को पार्टी के अंदर डिस्कस हुआ होगा? आज भी मीटिंग आपकी मुश्तरका हुई, कोई डिस्कस हुआ होगा? 2, 3, 4 नाम डिस्कस हुए होंगे ना? नहीं देखिए, इस वक्त तक पंजाब की कोई भी हमारी मीटिंग्स में कोई डिस्कस नहीं हुआ। ये भी सारा क्योंकि रोज़ तब्दील हो रहा है, और हमारी मीटिंग्स जब भी होगी, अब परसों इजलास है जुमेरात को, उससे पहले हमारी पार्लियामेंट पार्टी की पूरी मीटिंग होगी, कंबाइंड अपोजिशन। लेकिन शेख साहब ये कैसे मुमकिन है? दो नशिस्तों की बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर कह के शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है, वजीर दाखिला कह के राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया जा रहा है। क्या सिर्फ 2 नशिस्तों की बात हुई? पूरी शैडो कैबिनेट होनी चाहिए थी, फिर तो डिसाइड होता कि ये लोग होंगे।
जरदारी साहब ने जब ये कहा ना राना सलाहुल्लाह को, तो आपने ये सुना ही होगा, वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये लोग ये आपको डराने के लिए तो नहीं इनका नाम पेश कर रहे। एक मजाक में, एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये बात की। चलें क्या डराने के लिए इनका नाम आप बतौर एक सियासतदान, बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपके जहन के मुताबिक या आपके नज़रियात के मुताबिक या आपकी राय के मुताबिक वज़ीर आज़म तो हो गया जी शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को होना चाहिए या मौलाना फजलुर रहमान साहब को? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, पार्टी की नहीं। देखिए मैं आपको बड़ा मेरी राय क्या हो सकती है इस सिलसिले में, जब तक हम मीटिंग ना करें। आप हमसे राय पूछें, मेरी राय में आप होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि सदर नहीं मैं आपको बता दूं, देखिए सदर साहब के इम्पीच होने का जो कानूनी और आईनी पोजीशन है वो बहुत मेरे जो जहाँ तक मुझे पता है वो 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीच हो सकते हैं, वो किसी पार्टी के पास भी नहीं है। तो इस वक्त सदर साहब को हटाना और नया सदर लाना मेरे ख्याल में, देखिए ना इस पर सबको काम करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा, इतना आसान ये तो एक नो कॉन्फिडेंस था कि जो 172 हमने मेंबर्स MNA इकट्ठे करने हैं तो नो कॉन्फिडेंस हो जाए। आपने इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया शेख साहब। नहीं मैं तो कानूनी आईनी पोजीशन बता रहा हूँ। अगर कोई मुमकिन होगा, हम तो मौलाना साहब हमारे लीडर हैं PDM के, हम तो चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी जो पोजीशन है उस पर जो वो चाहते हैं बना दे, फिर उन्हें वज़ीर आज़म बना दे, उन्हें वज़ीर आज़म बना दे इलेक्शन हरा के। अच्छी पोजीशन तो वही है। वज़ीर आज़म के लिए खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम पेश कर रहे हैं, खुद उन्हीं की सपोर्ट है। और वज़ीर आज़म मुश्तरक, आपने सुना कि कंबाइंड अपोजिशन के 161 मेंबर थे, किसी एक बंदे से किसी और नाम को सुना आपने? देखो ना, मुश्तरका जमहूरियत में तो मेजॉरिटी क्या होता है कि मेजॉरिटी किधर है, ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कभी कोई आपने सुना कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की? चलें देखते हैं कि ज़्यादा लोग तहरीक अदम एतमाद की नतीजे पे क्या चाहते हैं, वोटिंग के दिन क्या चाहते हैं, ये तो देखते हैं। नंबर्स गेम किस लड़ती है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात को तूल देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम कैसर अहमद शेख साहब से बात कर रहे थे, उम्मीदें दावे बहुत से हैं, बहुत से लोगों को उम्मीदें हैं कि अभी भी MKM जो है वो अपोजिशन के साथ आ जाएगी। हुकूमत को उम्मीद ये है कि MKM हुकूमत का साथ देने का फैसला करेगी। अभी ये उम्मीदें हैं, लेकिन देखना ये है कि किन निकात के ऊपर किसके साथ इत्तेहादी जमात गई है, ये एक बुनियादी बात है। अगर वो ऑफर जो अपोजिशन कर रही थी वो हुकूमत कर देती है तो वो इत्तेहादी जमात के लिए किस हद तक सूट करती है। यानी अभी आप इक़्तिदार में हैं, अभी फिल वक्त आपकी ऑफर कबूल कर ली जाती है, आपको 2, 4, 5, 6 दिन या एक हफ्ते के अंदर वही चीजें मिल जाएंगी, वो जिसकी क्या नाम है पेशकश अपोजिशन तब की कर रही है जब सूरत हाल 10 जमातों के मजमूए के दौरान होगी। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद अली खान साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, खान साहब वजारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब का नाम बड़े अरसे से गर्दिश कर रहा था, तब तो माने नहीं। अब अपोजिशन ये कहती है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पंजाब की कुर्सी की कुर्बानी दे दी है और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन की इस बात को रद्द किस तरीके से करेंगे? ऑफर तो वही थी जो अपोजिशन दे रही थी, वो आपने दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन करे तो फी सबीलिल्लाह, अगर गवर्नमेंट कर दे तो उसको उलट लिया जाता है। इस बात की मुझे ये समझ नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर जा रही थी और मतलब फिर हमें भी वो फेस करना पड़ रहा था, लेकिन मुश्किल हालात में खान ने एक मुश्किल फैसला किया कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है नीचे लाया जाए। और जो कंट्रोल्ड मीडिया था, जो मैं समझता अपोजिशन के हाथ में था, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वही मीडिया था, वही अपोजिशन थी कि जी खान साहब ने ये कैसे कर दिया, ये तो बड़ी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन में चली जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगा। जो उससे पहले उनका नैरेटिव था कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ऊपर जा रही है क्राइसिस। तो इसी तरह ये एक नया उनका बयानिया है। बेसिकली उनको एक ही बात समझ आती है कि हमने बुग़्ज़ इमरान खान में सब कुछ कहना है, चाहे गलत है ठीक है,
वो मिक्स करके झूठ जो है ना, उनका जो प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा वो हर वक्त करने पे तैयार हैं। उन्हें सच और झूठ की तमीज ही नहीं रही। और इसीलिए जो खान साहब ने आज जो लेटर के हवाले से बात की है, दुनिया के सामने एक चीज रखी है, पाकिस्तानियों के सामने, देखे आप कितना बड़ा जो क्राउड आया, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कोई इतना बड़ा ये क्राउड नहीं जमा कर सका। पाकिस्तानी जितनी तादाद में निकले इमरान खान के साथ, सॉलिडेरिटी मैं समझता हूँ उन्होंने की कि खान साहब के हम जुड़े रहे। तो आज उसको उसके सामने खान ने एक रखा कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंटें हैं, वो हमेशा कंट्रोल्ड रही हैं और उनको बैरूनी जो है ममालिक हैं या बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा कंट्रोल्ड रखती है और यहाँ पे अपनी मन मर्जी की गवर्नमेंटें लाती रही है। और जबकि हमने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की है, तो उसके नताइज भुगतने के लिए जो मरासले आ रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम वो कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी जो है वो क्या आज़ाद नहीं है? खान साहब आपने जो जिस मरासले की बात की, आज अपोजिशन ने भी कहा है कि इस मरासले को सामने लाए, नहीं तो हम ले आएंगे। आज आपके रहनुमाओं ने कहा हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इसे देखें। तो इस मरासले को, जिस पे आपको पता ही ऐसा मरासला है, तो आप पूरी कौम को ये क्यों नहीं दिखाते? अजीम भाई, आप समझते हैं, आप तो बहुत बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि फौरन हमारी कोई मजबूरियां होती हैं, जो हमारे आपस के जो ताल्लुकात होते हैं जितने भी खराब हों, हमें कुछ न कुछ उसका लिहाज रखना इसलिए पड़ता है कि वो स्टेट टू स्टेट जो है मामला चलाने होते हैं। अगर हम वो कौम के सामने रख दें ना, आज जो अपोजिशन जो है वो ढोल बजा रही है, ये ढोल नहीं, इनके घरों में मातम होगा। और ये जिस एजेंडे पे और जिसके इशारे पे ये सब लोग नाच रहे हैं ना, कौम पहले भी इनको जानती है, इनका जो चेहरा है वो जानती है कि ये किसके इशारे पे ये सब कुछ कौम जो है वो देख चुकी है और उनको मालूम है। लेकिन अगर इन्होंने ये सबूत देख लिया ना, तो इनको छुपवाने की जगह। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर आप हमें दिखाएं, पार्लियामेंट में लेके आए, सच साबित हुआ तो मैं सपोर्ट करूंगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा आप पार्लियामेंट में लाते, अगर बात सच होती तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होता। भाई जी, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सीक्रेट एक्ट का जो है वो एक हलफ होता है, जो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आपको उठाना पड़ता है, आपको वो तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। इसीलिए तो हमने कहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो लेटर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही हलफ उठाया होता है। और अस्करी क़यादत, जो टॉप अस्करी क़यादत है, हम उनको भी मालूम है, इस खत के तमाम खद्दोखाल उनको भी मालूम है। जब सबको मालूम है, जब मालूम है, तो फिर इस खत पर जिन लोगों ने ये सारी हरकत की, जो लोग इस पे मुलव्वस हैं, तो वो तो आज बड़े खुशी से शब्दाने बचा रहे हैं, वो अपने आप को, आपके बंदे भी तोड़ रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं, साजिश कामयाब भी होती नज़र आ रही है। तो क्या फिर सब जिनको मालूम है वो इस पे खामोश रहे? मैं नहीं समझता उनको खामोश होना चाहिए, बल्कि उन्हें इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम किसी के, जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, हम किसी के कमी नहीं है। अगर अपनी जिंदगी हमने कमियों की तरह गुजारनी है, तो फिर उनकी खामोशी जो है वो, मैं समझता हूँ कि इस कौम को क्या फायदा देगी, बल्कि नुकसान ही होगा। और मैं समझता हूँ कि इदारे इंशाअल्लाह ताला अपना मुस्बित किरदार अदा करेंगे और उनको इंटरवीन करना चाहिए इस मौके के। खान साहब, इस बात को मानते हैं कि आप उस ताकत को रिवील नहीं करना चाहते जिसने ये खत लिखा है? ठीक है, हम उसके बारे में नहीं पूछते। क्या उस खत में बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, अगर वो नाकाम हुई तो फिर आपको उसके समरात देखना, भुगतना पड़ेंगे? बिल्कुल। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो वो मरासला है, उसकी डेट जो है वो तहरीक अदम एतमाद से पहले की है। एक दिन पहले की बात की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद के लिए प्लानिंग तो काफी अरसे से जारी है। उसमें मेंशन है बहुत कुछ, उसमें सब चीज मेंशन है कि क्या होगा और क्या होना चाहिए और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया।
अब आपका क्या फ़ैसला है? आपके बहुत से साथी आज फैसलाबाद से एक और आपके साथी जो है वो आपको छोड़ के चले गए, आपके साथी आपको छोड़ के जाते जा रहे हैं, इत्तेहादी एक आपके साथ हैं, बाकी इत्तेहादियों ने भी ऐलान नहीं किया। अजीम भाई, आपके इल्म में है कि जितना पैसा चलाया जा रहा है, जितने ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है, तारीख में इतना नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि कौम एक तरफ खड़ी है और शायद ज़मीर फरोश एक तरफ खड़े हो जाएं, और मैं समझता हूं उनको छुपने की, बेशक मेरे लिए मोहतरम जो मैं समझता हूं कि मेरे कुलीग रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए ये पॉलिटिक्स हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए कि हम MNAs बिकने वाले हैं, बल्कि उनको क्रेडिबल होना चाहिए। कम से कम मुआशरे में हमारी एक इज्जत है, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, हम लाखों लोगों वोटों से जो है लोग हमें वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं। अच्छा अमजद अली खान साहब, क्या तमाम कैबिनेट मेंबर्स को खत देखा तो एक या दो वज़रा ने है, क्या तमाम को इस बात का इल्म है कि खत ऐसा मौजूद है जिसमें पाकिस्तान को थ्रेट किया गया है और फिर इस तरह की बातें की गई? ये तो तमाम कैबिनेट मेंबर्स को पता होगा। बिल्कुल, खान साहब ने उसके खदो खाल बता दिए हैं सबको, और मेरा ख्याल है सब ने ये खत देख भी लिया है, क्योंकि खान साहब ने वो खत, जब सब ने खत देख लिया है तो फिर आप खुद कह रहे हैं कि एक सीक्रेट चीज़ है, फिर क्या सीक्रेट रह गई? वो अगर वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ साहब जो चीफ जस्टिस साहब के अलावा या चंद एक लोगों के अलावा नहीं देख सकते, फिर तमाम अरकान असम्बली ने कैसे देख लिया? मेरी बात सुने ना, देखने में और उनको अपने पास रखने में बड़ा फर्क है। वो देखे, इसलिए तो खान ने कहा कि जिसको शक होगा वो मेरे पास चला आए, मैं वो खत आपको दिखा सकता हूँ। मीडिया हो, जितना भी टॉप मीडिया हो, जो जिम्मेदार मीडिया हो, जब मेरे पास आएगा मैं उनको खत दिखा सकता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं उनको दे नहीं सकता। वो अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। एक आखिरी सवाल, एक बात सुनने में आ रही है कि अगर आपका स्कोर पूरा ना हुआ तो अदम इत्मीनान से पहले खान साहब इस्तीफा दे सकते हैं। खान साहब आखिरी बाल तक लड़ने वाला शख्स है, और वो एक ऐसी शख्सियत है, वो लड़ता है, वो हार जीत को नहीं देख के लड़ता, वो कौम के लिए लड़ता है। और उसने जो, मैं समझता हूँ खान ने जो कौम को एक दफा इकट्ठा किया, एक फेडरेशन की, दोबारा फेडरेशन को मजबूत किया, दुनिया में एक सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बनाई, वो सिर्फ खान ही है। और मैं समझता हूँ खान को ओहदों से कोई लेना देना नहीं है, खान अबाव लोदा है। लेकिन एक बात याद रखें, खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और न हार मारने वाला है। वो मर तो सकता है, कट तो सकता है, लेकिन पीछे नहीं हट सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब इस हवाला देने के लिए। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग, और वो ये बात करते हैं कि ख़त मौजूद है, ख़त के खदोखाल मंजर आम पे आ चुके हैं, लेकिन ख़त मंजर आम पे कब आएगा उसका तो वक्त ही इंतजार करेगा। इसी सियासी मंजर आम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह अमजद अली खान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म कट मरेंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और यही उनका तुर्रा इम्तियाज़ है, तो वज़ीर आज़म अभी तक जो मुतमईन है, पिछले कुछ अरसे में मुतमईन थे, ऐसे वक्त में कि जब नंबर्स गेम सारी की सारी अपोजिशन के हक में दिखाई देती थी, फिर गेम पलटी हुकूमत के हक में दिखाई देने लगी, तो उनकी जो पूरा एतमादी है, इसका मतलब ये है कि वो ये सोच चुके हैं कि मैंने कौन सा पत्ता किस वक्त पे शो करना है, कौन सी चाल किस वक्त पे चलनी है। पूरे एतमादी के पीछे मंतिक क्या है, मुहर्रिकात क्या है, पीछे वजूहात क्या है, बुनियाद किस चीज़ पर खड़ी है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, क्या वजह है वज़ीर आज़म की पूरी, किसी की थपकी है, किसी की यकीन दहानी है, या अपने ही लोगों पे बेपनाह एतमाद है? अच्छा, मैं आपको एक बात तो बता दूँ, ये बात मेरी PTI के लोगों को बड़ी बुरी लगेगी। खान साहब को अपने लोगों पे इत्बार नहीं है। उन्हें पता चल गया कि बहुत से लोग उन्हें छोड़ चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि बहुत से लोग आगे कमिटमेंटें कर रहे हैं और बहुत से लोग मजबूरी की हालत में इनके साथ हैं। खान साहब के पास दो पत्ते हैं। मैंने उनके एक बड़े करीबी साथी से बात की, मैंने कहा यार इतना मुतमईन, इतना पुरउम्मीद शख्स मैंने पहले नहीं देखा, कि जिस शख्स को पता है कि मुझे मेरे इत्तेहादी छोड़ के, मुझे मेरे दीगर लोग छोड़ के, मुझे मेरे अपने साथी छोड़ के, और मेरे ख़िलाफ़ सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, उसके बावजूद वो कहता है कि मैं कामयाब हो चुका।
उन्होंने कहा जी खान साहब के बाद एक क्रेडिट उस्मान बुज़दार साहब को भी तो देना, वो उनकी कैफियत भी तो यही है ना। उनकी कैफियत भी यही है। वो भी कहते हैं कामयाब तो मैं हुआ हूँ। उनके पुराने क्लिप्स चल रहे हैं ना, वो ये बात कहते हैं, मेरा जब तक दाना पानी लाहौर में लिखा है कोई छीन नहीं सकता, और जिस दिन मुझे जाना है 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, निकल जाऊंगा। वो कहते हैं इस मामले में मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ये उनकी पुरानी एक क्रेडिट आप उन्हें दें, एक क्रेडिट दें कि आज के दिन तक उनकी तरफ से कल के बाद कोई ऐसा बयान नहीं आया। ये बड़ी हिम्मत होती है कि आप क़यादत के कहने पे इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा राज है, सीने में ही रहेंगे, राज कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये पूछते हैं कि मेरी हुकूमत ने किया क्या, उस पर दस्तावेजी फिल्म लाऊंगा तब आपको पता चलेगा बुज़दार हुकूमत ने क्या किया। देखिए एक तो है उस क्रेडिट, जो उनको क्रेडिट मिलता है वो तो हमें देना चाहिए। बाकी आती है बात खान की। देखिए कप्तान जो है, मेरे पास इतला ये है कि कप्तान इंतज़ार कर रहा है नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद इन्होंने भी कुछ तोड़ कर रखा है। मुझे तो एक इनके करीबी साथी ने कहा जी हमने भी बहुत से लोगों से राब्ते कर रखे हैं, हम उन राब्तों को अमली जामा कब पहनाएंगे, उसके लिए क्या सूरत हाल है, किस तरीके से होगा, कौन कहाँ पे किस तरीके से किस दिन क्या किस तरह काम आएगा, उसने कहा ये वक्त पे आपको बताएंगे, लेकिन हमने अपना काम कर रखा है। मैंने कहा अच्छा जी काम कर रखा है, आप उन्होंने बाप पार्टी की जब बात की बीएपी की तो उसने कहा जी बीएपी के ज़्यादा वोट हमें मिलेंगे और इस पर काम भी हो चुका है, मीटिंग भी हो चुकी है और आइंदा मीटिंगें जारी भी रहेंगी, आप आखिरी बॉल को तो होने न दें। उन्होंने कहा अभी है सेकंड लास्ट ओवर होगा पोलिंग वाले दिन, उस लास्ट ओवर की कौन सी गेंद पे खान ने क्या करना वो ये तो सुपर ओवर होता दिखाई दे नहीं, ये सुपर ओवर नहीं होगा, सुपर ओवर तक बात ही नहीं जानी यार सर, एक बात ज़हन में रखिएगा, सुपर ओवर वाला मामला ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कुछ हो तो फिर उनके एक मेरे पास जो इतला है कि खान साहब किसी जगह पर कुछ कमिटमेंट्स पूरी कर चुके हैं और कुछ कमिटमेंट्स जो है पूरी हो रही हैं, और जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर हो सकता है कि अचानक हालात एकदम ऐसे तब्दील हों कि अपोजिशन के इत्तेहादियों के अंदर से एक इत्तेहादी जो है वो किसी और तरफ चल पड़े और हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि ये लोग उससे बिल्कुल पीछे हट जाएं। हो सकता है, ये भी हो सकता है यासर कि ये जिस ख़त की बात कर रहे हैं, जिस मरासले की बात कर रहे हैं, इस मरासले को 3 या 4 लोगों को दिखाने के बाद इस वक्त में ये मुनासिब नहीं है कि हम इल्म एतमाद लेकर आएँ और मुल्क के अंदर कोई ऐसा इंतशार पैदा हो जाए या मुल्क के अंदर अवामी तौर पर ये फ़ज़ा पैदा हो जाए कि जनाब ये किसी और के कहने पे हम कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है खान के पास भी मौजूद हैं, खान इस पर काम कर चुका है, खान इस पर सब कुछ देख चुका है। खान देखें कल रात तक MKM फाइनल कर चुकी सारा कुछ। अगर MKM इमरान खान के साथ आ जाती है और अदालत का फ़ैसला कोई मुनासिब आ जाता है तो फिर 170 या 69 या 170 ये वोट होंगे मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, यानी मुनहरफ अराकीन नहीं मिलते तो ये वोट होंगे इससे ज़्यादा। अगर मुनहरफ अराकीन मिल जाते हैं 198 हाँ 198 फिर यहाँ तक किए जाएंगे 198 हाँ जी फिर यहाँ तक किए जाएंगे। और क्योंकि उसमें फिर जब 198 आप 26 में ला रहे हैं जी, मैं 26 में ला रहा हूँ, फिर ये वहाँ तक जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब खान जो है वो बड़ा मुतमीन है, खान के पास हमारे ज़राए जो कहते हैं कि 2 गिदर सिंगी मौजूद हैं ऐसी कि जिनको उन्होंने एक तो ज़हन में रखिएगा 1 अप्रैल का दिन जो होगा, ये लोग तो इसे अप्रैल फूल मनाते हैं ना, ये अपोजिशन के साथ कोई अप्रैल फूल होना है और ये बड़ा अप्रैल फूल होना है, आप ज़हन देखिएगा, ये तारीख़ याद रखिएगा और इस तारीख़ को देख लीजिएगा। 3 तारीख़ को क्या सूरत हाल बनती है, ये भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग जो हैं इस पर भी गौर कर रहे हैं। हमारे पास भी इतला ये, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि अभी कोई नहीं जीता, अभी सारे जो है टीम ग्राउंड में मौजूद है, खेल रहे हैं, हुकूमत भी नहीं है, हारी अपोजिशन भी नहीं है, अभी कोई नहीं जीता, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये आखिरी लम्हे तक चलेगा, लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि छोटे ग्रुपों की मौजें लग गई, बहुत से लोगों को बहुत चीज़ें मिल गई और ये खान साहब ने पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ लाई को देकर कोई छोटा काम नहीं किया, बड़ा सौदा किया। हाँ, और उनका बयान आ गया ना आज उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये कहा है कि नून लीग को टफ टाइम चौधरी परवेज़ लाई दे सकते हैं। अब खान साहब का टारगेट वैसे बात ये है कि 3.5 साल बाद ख्याल आया, बिल्कुल इसी तरह देखें, खान साहब का टारगेट पीपल्स पार्टी है ही नहीं,
वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा इतना टारगेट है ही नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध तक है, वो सिंध में इस दफ़ा में उसे पीपल्स पार्टी को AMQM भी टफ टाइम दे देगी, पीपल्स पार्टी को GDA भी टफ टाइम दे देगी, पीपल्स पार्टी को उसके अंदर से भी टफ टाइम मिल जाएगा, तोड़ फोड़ भी हो जाएगी। खान साहब का टारगेट सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ है तो वह है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो किसी तौर पर राज़ी नहीं हो रहे। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिस शख्स ने भी, किसी ने ग्रंटर ने को गारंटी देने की कोशिश की, या किसी ग्रंटर ने ये कहने की कोशिश की जो उन्हें माफ़ी दे दें या उनके साथ मामला कर लें, तो खान साहब इस पर भी राज़ी नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ी क्लियर और साफ सी बात है, खान के पास जो दो पत्ते हैं, एक होगा 1 अप्रैल को शो पता होगा और एक लास्ट डे होगा, और 1 अप्रैल और लास्ट डे में जो चीज़ें शो होंगी उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक वाज़े तब्दीली नज़र आएगी, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो। सही, यानी वाज़े तब्दीली भी हो सकती है। इस वक्त गेम जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, अभी गेम जो साथ अभी बिछी हुई है, देखिए कि कौन से मोहरे इधर उधर होते हैं और किसके हक में जाते हैं। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।